नमस्कार दोस्तों। वैसे तो ये है कि हम लोग यादों को, स्मृतियों को भी अब कुछ दिवस के रूप में हम बांट चुके हैं। पहले से ही बाल दिवस पंडित नेहरू के साथ हो गया, तो इसी तरह से इसी परिपाटी में शिक्षक दिवस जो है वो डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम पर काफ़ी देर से चल रहा है। हर बार 5 सितंबर या उसके आसपास भी कुछ लोग एक दिन आगे एक दिन पीछे भी कर लेते हैं। तो शिक्षकों के प्रति एक श्रद्धा भाव रखने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को याद कर लिया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में वैसे तो बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब पुरानी चीज़ों को, पुराने मूल्यों को नए सिरे से पेश करना या उनके साथ उनके बारे में सूचनाएं एक बार फिर से दोहरा लेना, ये ज़रूरी सा लगता है। मित्रों, आज आपको डॉक्टर राधाकृष्णन के बारे में कुछ एक ऐसे तथ्य, उनकी जानकारी मैं ज़रूर आपसे साझा करना चाहूँगा। कुछ एक ऐसे तथ्य हैं जो रोचक भी हैं, मन में श्रद्धा भाव भी जगाते हैं और ये भी एहसास कराते हैं कि हमें ऐसी शख्सियतों को भूलना कतई नहीं चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन और ढेरों संस्थाओं के संस्थापक भी रहे और उसके साथ साथ जो केंद्र की साहित्य अकादमी है उसके भी दूसरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राधाकृष्णन ही थे। अब उसमें थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में मैं आपको कुछ एक जो अलग अलग चीज़ें हैं उनकी सूचनाएं आपसे बांट रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि अब उन्हें ऑक्सफोर्ड में सबसे पहले वो भारतीय थे, सबसे पहले ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर का पद मिला था। और दूसरी जो विशेषता है कि इनका 16 बार साहित्य के लिए और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकन हुआ, 11 बार नामांकित किया गया। ये बात अलग है कि जो नोबेल कमेटी है, चयन समिति, उसके अलग अलग अपने नियम हैं, लेकिन इतनी बड़ी शख्सियत को 16 बार नामांकन के बाद और शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए 11 बार नामांकन के बावजूद वो पुरस्कार इनसे कुछ दूर रहा। और इससे मैं समझता हूँ कि अगर इनको मिल जाता तो नोबेल पुरस्कार की जो प्रतिष्ठा थी वो बढ़ जाती। इसके अलावा मित्रों, राष्ट्रपति बनने से पहले, उपराष्ट्रपति बनने से भी पहले उन्हें सोवियत संघ में भारत के राजदूत के रूप में भी नियुक्त किया गया। और उनके बारे में जो कुछ सुना वो जब उन दिनों में स्टालिन थे वहाँ के सोवियत संघ के राष्ट्रपति मुखिया, वहाँ उस वक्त राष्ट्रपति का पद नहीं था लेकिन मुखिया वही थे, क्योंकि महासचिव पार्टी का जो भी होगा वो मुखिया होगा, उन दिनों ये परंपरा थी। तो स्टालिन को जब इनके बारे में बताया गया तो ये पहली बार हुआ कि किसी भी देश का, इतने बड़े देश का जो मुखिया है वो स्वयं इनके कोई एक परंपरा में आपको ये बता दूं, बीच में मिस ना हो जाए, कि हर देश में जब कोई राजदूत नियुक्त होता है तो उसे वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष के सामने प्रस्तुत किया जाता है ताकि वो अपना परिचय पत्र औपचारिक रूप से वहाँ पेश करे। अब इनको भी जब बुलाया गया, इन्होंने समय मांगा, तो ये सबसे बड़ी बात थी कि स्टालिन जैसा व्यक्ति जो इस मामले में, एस्थेटिक्स के मामले में, नियमों के मामले में ज़्यादा पर्टिकुलर, ज़्यादा विशेष मान्यताएं अपनी नहीं पालता था। लेकिन जब उसे बताया गया इतना कुछ इनके बारे में तो वो स्वयं इनको मुख्य द्वार पर रिसीव करने के लिए आया। और उसके बाद इनको सारा परिचय जब इन्होंने प्रस्तुत कर लिया उसके सामने, तो उसने ये भी एक प्रकार से उसके मन में एक ऐसी उत्सुकता जगी इस व्यक्ति के बारे में कि वो भी बाद में मुख्य द्वार तक छोड़ने के लिए भी स्वयं आया। ये एक बहुत बड़ा सम्मान होता है। ये जो अरसा था ये 1949 में और 1952 तक ये वहाँ पर उस पद पर रहे। और उसके बाद तो फिर ये जाहिर है कि हमारा इतिहास गवाह है कि वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी उनका मनोनयन हुआ। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संगठन है, उसका जो कार्यकारी बोर्ड है, वर्किंग जो बोर्ड है, उसके भी अध्यक्ष ये लंबे अरसे तक रहे।
और भारत रत्न से भी उन्हें 1994 में 1954 1954 में उनको भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। और उसके बाद ये भी है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे विभाग, बहुत सारे राज्य सरकारों के विभाग भी एक फ़ंड का उपयोग नहीं करते, और वो जो कोष है वो केंद्र की ओर से वितरित किया जाता रहा है इतने वर्षों तक, और उसका नाम भी RK फाउंडेशन को के नाम से वो जो फंड्स हैं वो दिए जाते हैं कि आप साहित्य के, चिंतन के, अध्यात्म के प्रसार के लिए इनका प्रयोग करें। लेकिन सभी शिक्षण संस्थाएं या शिक्षा विभाग राज्यों के वो भी कई बार उस राशि को वर्ष के अंत में लौटा देते हैं, क्योंकि उसका प्रयोग वो नहीं कर पाते। 1 करोड़ रुपए की राशि होती है, लेकिन प्रयोग ना कर पाना उसका भी ये एक बड़ी अजीब विचित्र सी बात है। और उन्होंने जो कुल आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे उनकी संख्या तो बहुत ज़्यादा है, उनकी व्याख्याओं की संख्या, लेकिन मूल रूप से जो 9 पुस्तकें हैं उनकी वो चर्चा में रही हैं। इनमें भारतीय दर्शन है, उपनिषदों का दर्शन है, पूर्वी धर्मों और जो पाश्चात्य जो वैचारिकता है, दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन पर भी अलग से इनकी पुस्तक है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति भी 1952 से 62 तक रहे, उसके बाद राष्ट्रपति भी बने। तो ये एक मूल रूप से ये भी बता दूं कि दक्षिण भारतीय थे, तेलुगु ब्राह्मण परिवार से इनका संबंध था। ऐसी महान शख्सियत को शिक्षक दिवस के रूप में याद करना मित्रों, ये भी एक बड़ा ज़रूरी लगता है कि हमें इन्हें भूलना नहीं चाहिए, ये हमारी पहचान है। शुक्रिया।